हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 11 साइकोपैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द ईटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पैनिक डिसऑर्डर के कॉजेस, ईटियोलॉजी और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में लिखना है। मतलब बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल रीजंस कवर करने हैं और फिर अलग अलग थेरेपी और मेडिसिन एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैनिक डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को बर्बादुद्दीन और इंटेंस पैनिक अटैक्स होते हैं। अटैक के दौरान पेशेंट को लगता है कि वो मर रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है। सिम्टम्स में हैवी पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग और ब्रेथलेसनेस आती है। ईटियोलॉजी समझने से हमें रूट कॉजेज मिलते हैं और ट्रीटमेंट से पेशेंट का लाइफ बेटर बनाया जा सकता है। CBT और बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस इसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. ईटियोलॉजी ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। कॉजेज मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट का रोल होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जीन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैमिली हिस्ट्री से रिस्क बढ़ता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, गाबा और नॉरएपिनेफ्रिन के इम्बैलेंस पैनिक अटैक्स ट्रिगर करते हैं। ब्रेन के फियर सेंटर्स जैसे अमिगडाला और लोकस कोएरुलियस में ओवर एक्टिवेशन देखा गया है। साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव थियरी के अकॉर्डिंग लोग अपने नॉर्मल बॉडीली सेंसेशंस को गलत इंटरप्रेट करते हैं, जैसे फास्ट हार्ट बीट को हार्ट अटैक समझना। एंजाइटी सेंसिटिविटी ज्यादा होने पर इंसान छोटी बॉडी सेंसेशंस को भी बड़ी प्रॉब्लम समझ लेता है। लर्निंग थियरी के हिसाब से पैनिक डिसऑर्डर एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है जब न्यूट्रल सिचुएशन फियर से एसोसिएट हो जाती है। सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स, ट्रॉमा या क्रॉनिक स्ट्रेस पैनिक डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जैसे ओवरप्रोटेक्टिव पेरेंटिंग या सेपरेशन एंजाइटी भी रिस्क फैक्टर्स है। कल्चर के हिसाब से भी सिम्टम्स की एक्सप्रेशन अलग हो सकती है। 2. ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर पैनिक डिसऑर्डर। साइकोथेरेपी बेस्ट मेथड। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT सबसे इफेक्टिव थेरेपी है। इसमें पेशेंट को अपने कैटास्ट्रोफिक थॉट्स को आइडेंटिफाई और चेंज करना सिखाया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी पेशेंट को धीरे धीरे फियर सेंसेशंस और सिचुएशंस के सामने एक्सपोज करके एंजाइटी कम की जाती है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एंटीडिप्रेसेंट्स SSRI, SNRI पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट लाइन मेडिसिन्स है। बेंजोडायाजेपिन्स शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए दिए जाते हैं बट लॉन्ग टर्म में एडिक्टिव हो सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स पैल्पिटेशंस और ट्रेमर्स जैसे फिजिकल सिम्टम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। लाइफस्टाइल और सपोर्टिव मेजर्स। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योग एंजाइटी सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। प्रॉपर स्लीप और डाइट भी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट और साइको एजुकेशन रिकवरी में की रोल प्ले करते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच CBT प्लस मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन सबसे इफेक्टिव माना गया है। ग्रुप थेरेपी और सेल्फ हेल्प टेक्निक्स भी फायदेमंद होते हैं। 3. केस इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल। एक 28 साल की फीमेल को क्राउडेड ट्रेन में बर्बाद पैनिक अटैक्स आने लगे। हर बार चेस्ट पेन और हार्ट अटैक होने का डर होता था। मेडिकल चेकअप क्लियर आया और उसे पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज किया गया। CBT सेशंस में उसने अपने गलत सोच पैटर्न्स को चेंज किया और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखी। इनिशियल फेज में SSRI प्रिस्क्राइब की गई। 6 मंथ्स के अंदर अटैक्स कम हो गए और उसकी कॉन्फिडेंस वापस आए। कंक्लूजन ये है कि पैनिक डिसऑर्डर एक सीरियस एंजाइटी डिसऑर्डर है लेकिन ट्रीटेबल है। इसके कॉजेज जेनेटिक, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल होते हैं। ट्रीटमेंट में CBT सबसे इफेक्टिव है लेकिन मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी जरूरी होते हैं। अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिले तो पेशेंट नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर।
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें लिखनी है। पहले GAD के क्लिनिकल फीचर्स यानी उसके लक्षण, और दूसरा उसके कॉजेज यानी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल रीजंस जो इस डिसऑर्डर को डेवलप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD एक ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति हर रोज की छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा वरी करता है। नॉर्मल स्ट्रेस के कंपैरिजन में GAD क्रॉनिक होता है और रोज के कामकाज को डिस्टर्ब करता है। DSM-5 के मुताबिक अगर सिम्टम्स 6 महीने तक लगातार चले तो इसे GAD माना जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स और कॉजेज को समझना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्सेसिव वरी। पेशेंट हर छोटी बात पर वरी करता है, जैसे हेल्थ, पैसा या जॉब, चाहे कोई बड़ी वजह ना हो। फिजिकल सिम्टम्स। मसल टेंशन, हेडेक, थकान, नींद ना आना और रेस्टलेसनेस आम लक्षण है। कॉग्निटिव सिम्टम्स। ध्यान लगाने में दिक्कत, बार बार नेगेटिव सोच आना और हर सिचुएशन को डेंजरस समझना। इमोशनल सिम्टम्स। इरिटेबिलिटी, हमेशा चिंता और ओवरवेल्म फील करना। फंक्शनल इम्पेयरमेंट। रोजमर्रा के काम, ऑफिस और सोशल लाइफ PR इफेक्ट। जैसे कोई इंसान जॉब सिक्योर होने के बावजूद रोज जॉब चली जाने का डर रखता है। रिसर्च बताती है कि GAD-ZY डिटार एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होता है और औरतों में ज्यादा कॉमन है। 2. बायोलॉजिकल कॉजेज। जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली स्टडीज बताती हैं कि अगर किसी के घर में पहले से एंजाइटी डिसऑर्डर है तो रिस्क ज्यादा होता है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। गाबा की कमी और सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन इम्बैलेंस एंजाइटी को बढ़ता है। ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अमिगडाला में हाइपरएक्टिविटी और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की डिसफंक्शन एंजाइटी को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम बनाता है। फिजियोलॉजिकल सेंसिटिविटी। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम ज्यादा रिएक्टिव होता है जो उन्हें स्ट्रेस के लिए सेंसिटिव बनाता है। एग्जाम्पल। पेट स्कैन स्टडीज में GAD पेशेंट्स के ब्रेन में ज्यादा एक्टिविटी पाई गई है वरी और थरेट रिलेटेड एरियाज में। 3. साइकोलॉजिकल कॉजेज। कॉग्निटिव थियरीज। एरन बेक के मुताबिक कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स GAD का मेन रीजन है। बिहेवियरल फैक्टर्स। रिपीटेड स्ट्रेस एक्सपीरियंस से वरी एक आदत बन जाती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स। जिनके अंदर हाई न्यूरोटिसिज्म या परफेक्शनिज्म है उनमें GAD का रिस्क ज्यादा होता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ओवरप्रोटेक्टिव पेरेंटिंग या नेग्लेक्ट चाइल्डहुड में GAD के लिए बेस क्रिएट करती है। एग्जाम्पल। अगर बचपन में बच्चा हर गलती के लिए स्कोल्ड होता है तो बड़े होके वो हर बात पर वरी करेगा कि कहीं फेल ना हो जाए। 4. सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कॉजेज। क्रॉनिक स्ट्रेस, गरीबी, जॉब इनसिक्योरिटी या फैमिली कन्फ्लिक्ट्स एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रेशर भी GAD को बढ़ा देते हैं। जेंडर फैक्टर्स। औरतों में GAD ज्यादा डायग्नोज होता है क्योंकि हार्मोनल और रोल रिलेटेड स्ट्रेस उनके ज्यादा होते हैं। लाइफ इवेंट्स। डिवोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट या किसी क्लोज का डेथ GAD के शुरू होने का कारण बन सकता है। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि जो लोग अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे वर्क, माइग्रेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनमें GAD ज्यादा होता है। कंक्लूजन। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल वरी के साथ फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल सिम्टम्स लेकर आता है। इसके कॉजेज मल्टीपल होते हैं, जेनेटिक, ब्रेन केमिस्ट्री, पर्सनालिटी ट्रेट्स और एनवायरनमेंट, ऑल मिलकर GAD को डेवलप करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स और कॉजेज को समझना ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें दिखाता है कि माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Differentiate between bipolar 1 and bipolar 2 disorder. Explain the causes of bipolar disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें bipolar 1 और bipolar 2 disorder के बीच डिफरेंस बताना है, मेनली सिम्टम्स और सिवेरिटी के बेसिस पर। उसके बाद हमें बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉजेज एक्सप्लेन करने हैं जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के मूड, एनर्जी और बिहेवियर में एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं। DSM-5 के हिसाब से इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। दोनों में डिप्रेशन होता है, लेकिन मेनिया की सेवेरिटी अलग होती है।
इन दोनों के डिफरेंसेस और कॉजेस समझना एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. अंडरस्टैंडिंग बाइपोलर डिसऑर्डर्स। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। इसमें कम से कम एक फुल मैनिक एपिसोड होता है जो 7 दिन या उससे ज्यादा चलता है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। डिप्रेसिव एपिसोड हो भी सकता है, जरूरी नहीं। मेनिया बहुत सीवियर होता है, कभी कभी साइकोसिस और रिस्की बिहेवियर तक ले जाता है। एग्जाम्पल, इंसान बिना सोचे खर्च करना शुरू कर दे, 2 to 3 दिन लगातार बिना नींद के रहे और अपने आप को पावरफुल समझे। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें कम से कम एक हाइपोमैनिक एपिसोड और एक डिप्रेसिव एपिसोड जरूर होता है। हाइपोमेनिया माइल्ड होती है, कम से कम 4 दिन तक रहती है और ज्यादा डैमेज नहीं करती। इसमें कभी फुल मेनिया या साइकोसिस नहीं होता। एग्जाम्पल, इंसान एनर्जेटिक और क्रिएटिव फील करे लेकिन रूटीन लाइफ हैंडल कर ले, फिर डिप्रेशन के लंबे फेज से गुजरे। की डिफरेंस। बाइपोलर 1 में फुल मेनिया होती है, बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन। 2. कॉजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ए. बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक्स। अगर एक पेरेंट को बाइपोलर है तो बच्चों में रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन केमिस्ट्री। डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन की इम्बैलेंस। ब्रेन इमेजिंग। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला में एब्नॉर्मैलिटीज। बी. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स और नेगेटिव सेल्फ इमेज रिस्क बढ़ते हैं। स्ट्रेसफुल इवेंट्स पहली बार एपिसोड ट्रिगर कर देते हैं। सी. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज या नेग्लेक्ट से रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेसफुल फैमिली, वर्क एनवायरनमेंट और सोशल सपोर्ट की कमी भी एपिसोड्स को ट्रिगर करती है। 3. केस इलिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, एक 28 साल का लड़का बाइपोलर 1 में डायग्नोज हुआ जिसमें उसने 5 दिन बिना सोने के खर्चा किया, हेलुसिनेशंस देखे और रिस्की बिहेवियर दिखाया। एक 24 साल की लड़की बाइपोलर 2 में डायग्नोज हुई जिसमें उसके डिप्रेशन के फेजेस दी और शॉर्ट हाइपोमेनिया जिसमें वो एनर्जेटिक और क्रिएटिव थी लेकिन साइकोटिक नहीं। ये दिखाता है कि डायग्नोसिस मेनली मेनिया की टाइप और सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। कंक्लूजन। बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 दोनों सीरियस मूड डिसऑर्डर्स है, लेकिन उनमें डिफरेंस मेनिया की सेवेरिटी और डिप्रेशन के पैटर्न में है। बाइपोलर 1 में फुल मेनिया होती है जबकि बाइपोलर 2 में हाइपोमानिया के साथ डिप्रेशन होता है। कॉजेज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मिक्स होते हैं। इन्हें समझना सही डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What is schizophrenia? Discuss the etiology and treatment of schizophrenia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले स्किज़ोफ्रेनिया डिफाइन करना है और उसके मेन फीचर्स बताने हैं। उसके बाद ईटियोलॉजी, कॉजेस, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और फिर ट्रीटमेंट मेथड्स, मेडिसिन्स, थेरेपी, कम्युनिटी सपोर्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें थॉट, परसेप्शन, इमोशन और बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होता है। इसमें पेशेंट हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और सोशल प्रॉब्लम्स फेस करता है। ये डिसऑर्डर ZYA डिटार एडोलेसेंस के एंड या अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होता है और क्रॉनिक नेचर का होता है। इसको समझने के लिए हमें इसके कॉजेस, ईटियोलॉजी और ट्रीटमेंट मेथड्स दोनों को देखना पड़ता है। मेन बॉडी। 1. स्किज़ोफ्रेनिया का समझ, डेफिनेशन और फीचर्स। ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें रियलिटी टेस्टिंग डिस्टर्ब हो जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स। हेलुसिनेशंस, आवाज सुनना, डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीफ्स और डिसऑर्गेनाइज्ड बातें, बिहेवियर। नेगेटिव सिम्टम्स। इमोशनलेस रहना, सोशल विड्रॉल, मोटिवेशन की कमी। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। मेमोरी और कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट सोचता है कि कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। 2. ईटियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कॉजेस। ए. बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक रिस्क। अगर पेरेंट्स या आइडेंटिकल ट्विन को स्किज़ोफ्रेनिया है तो चांस ज्यादा होता है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। डोपामीन हाइपोथेसिस कहता है कि डोपामीन का ओवर एक्टिविटी साइकोटिक सिम्टम्स क्रिएट करता है। ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज। MRI स्टडीज में वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं और फ्रंटल लोब एक्टिविटी एबनॉर्मल होती है। प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रेगनेंसी में मैलन्यूट्रिशन या वायरल इन्फेक्शन भी रिस्क बढ़ते हैं। बी. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल। बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के साथ स्ट्रेस होने पर सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं।
फैमिली एनवायरनमेंट, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन वाली फैमिलीज में रिलैप्स का रिस्क ज्यादा होता है। कॉग्निटिव इश्यूज, अटेंशन और परसेप्शन में प्रॉब्लम सिम्टम्स को मेंटेन करते हैं। सी, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क को बढ़ते हैं। अर्बन लिविंग एंड माइग्रेशन, शहरी लाइफ और डिस्क्रिमिनेशन भी रिस्क फैक्टर होते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस, सिम्टम्स अलग कल्चर में अलग तरीके से इंटरप्रेट होते हैं। 3. ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, एंटीसाइकोटिक्स। फर्स्ट जनरेशन हैलोपेरिडोल, क्लोप्रोमजीन पॉजिटिव सिम्टम्स कम करते हैं पर साइड इफेक्ट्स देते हैं। सेकेंड जनरेशन क्लोज़ेपाइन, रिस्पेरिडोन इफेक्टिव होते हैं और कम साइड इफेक्ट्स देते हैं। ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सिवियर या रेजिस्टेंट केसेस में उस होती है। बी, साइकोलॉजिकल साइकोसोशल ट्रीटमेंट, CBT, पेशेंट को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स मैनेज करना सिखाता है। फैमिली थेरेपी, फैमिली को एजुकेट करके रिलैप्स का रिस्क कम किया जाता है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, डेली लाइफ और जॉब रिलेटेड स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है। साइको एजुकेशन, पेशेंट और फैमिली को इलनेस के बारे में समझाया जाता है। सी, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और हाउसिंग सपोर्ट से पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, ACT, टीम बेस्ड कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पेयर सपोर्ट और स्टिग्मा कम करने में हेल्पफुल होते हैं। कंक्लूजन, स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अगर मेडिकेशन, थेरेपी और फैमिली, कम्युनिटी सपोर्ट को इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। स्टिग्मा कम करना और अर्ली इंटरवेंशन देना भी रिकवरी के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।